दोस्तों इस कहानी का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए। वहां पे मैंने इसका पार्ट 1 दे दिया है, क्योंकि ये कहानी पूरी पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 से शुरू हो रही है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी होगा। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों इसके बाद 1979 मतलब 1979 में अमेरिका के सरकार के साथ कोलंबिया की एक संधि होती है। इस संधि में यह था कि पाब्लो एस्कोबार को अमेरिका को सौंपा जा सकता था। इसलिए 1979 से लेकर 1982 तक इस संधि को रोकने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने सरकार के कई मंत्रियों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन फिर भी 1982 में प्रत्यर्पण संधि लागू हो गई। दोस्तों इसके साथ ही प्रत्यर्पण से बचने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने दूसरा रास्ता चुन लिया। वह कोलंबिया की राजनीति में घुस गया। कोलंबियन लिबरल पार्टी की तरफ से वो चुनाव में खड़ा हुआ और चुनाव भी जीत गया। और इसके साथ ही पाब्लो एस्कोबार संसद तक पहुंच गया। अब क्योंकि पाब्लो एस्कोबार एक सांसद था तो उसे प्रत्यर्पण से विशेष छूट मिल गई, लेकिन विपक्षी पार्टी ने लगातार पाब्लो एस्कोबार पर दबाव बनाए रखा। दोस्तों संसद में कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो बलिना ने अपने भाषण में पाब्लो एस्कोबार के ऊपर चले एक पुराने केस, जिसमें उसके ऊपर केस चला था कि उसके पास 39 किलो की कोकेन बरामद हुई थी, उसे उठाया और अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में यह केस छा गया था। और इसके बाद पाब्लो एस्कोबार के गुर्गों ने मेडेलिन शहर के जितने भी अखबार छपे थे उसकी सारी प्रतियों को उठा लिया। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद कोलंबिया संसद ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया और पाब्लो एस्कोबार को प्रत्यर्पण के लिए मिली हुई छूट को वापस ले लिया गया। दोस्तों इसके बाद पाब्लो एस्कोबार ने राजनीति से संन्यास ले लिया और यहीं से अगले 5 साल तक पाब्लो एस्कोबार ने पूरे कोलंबिया में कोहराम मचा के रख दिया। सबसे पहले पाब्लो एस्कोबार के गुर्गों ने जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो बोनिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 1985 में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया और करीब दर्जन भर जजों के साथ 300 लोगों को बंदी बना लिया गया और इसके बदले में मांग रखी गई कि अमेरिका के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि को खत्म किया जाए। दोस्तों कोलंबिया की सरकार ने उसकी बात को नहीं माना और सेना के साथ लड़ाई में 100 निर्दोष लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की जान चली गई। दोस्तों 1986 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने और इन्होंने पाब्लो एस्कोबार और उसकी गैंग को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई। इस स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग अमेरिका द्वारा दी गई। दोस्तों इस स्पेशल फोर्स ने पाब्लो एस्कोबार के कई गुर्गों को पकड़ा। बदले में पाब्लो ने स्पेशल फोर्स के लगभग 300 जवानों को मार डाला। स्पेशल फोर्सेस 2 साल तक पाब्लो एस्कोबार का पीछा करती रही, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दोस्तों मेडेलिन शहर में पाब्लो एस्कोबार की तरह ही एक और गैंग काम कर रहा था और इस गैंग के साथ पाब्लो एस्कोबार के संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे थे और अब नौबत ये आ गई थी कि पाब्लो एस्कोबार के परिवार को खतरा होने लगा था। इसलिए पाब्लो अपने परिवार समेत अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड रहते हुए भी उसने बहुत से कारनामे किए। दोस्तों पाब्लो ने अंडरग्राउंड रहते हुए एक फ्लाइट को उड़ा डाला जिसमें कोलंबिया के भावी राष्ट्रपति बैठने वाले थे, परंतु लास्ट टाइम में इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया था, जिस कारण इनकी जान बच गई। दोस्तों इनका नाम था सीजर ट्रूजिलो। दोस्तों ट्रूजिलो की अगले चुनाव में जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी और ये ड्रग्स के कड़े विरोधी थे। दोस्तों इसके बाद 1990 में चुनाव होते हैं और ट्रूजिलो राष्ट्रपति बन जाते हैं। दोस्तों इनके राष्ट्रपति बनने के बाद सन 1991 में पहली बार कोलंबिया का संविधान बनता है और इस संविधान में प्रत्यर्पण संधि को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि पाब्लो ने बहुत सारे सांसदों को पहले ही घूस दे दी थी। दोस्तों संविधान में प्रत्यर्पण संधि के खत्म होते ही पाब्लो ने सरकार को एक ऑफर दिया। उसने खुद की गिरफ्तारी की पेशकश की, परंतु पाब्लो की एक शर्त थी कि वो अपने लिए जेल खुद बनाएगा। दोस्तों इसके साथ ही सरकार द्वारा उसकी ये मांग मान ली जाती है और 19 जून 1991 के दिन पाब्लो एस्कोबार की गिरफ्तारी हो जाती है। दोस्तों पाब्लो के लिए मेडेलिन शहर के ठीक बाहर पहाड़ी के ऊपर एक आलीशान बिल्डिंग बनाई जाती है, जो बाहर से तो जेल की तरह दिखती है परंतु अंदर उसके सारी सुविधाएं होती हैं। दोस्तों उसके अंदर बार था, स्विमिंग पूल था, आलीशान कमरे थे, खेलने के लिए ग्राउंड बना हुआ था और साथ ही पर्सनल चिड़ियाघर भी था।
और इस चिड़ियाघर में ऐसे ऐसे जानवर थे जो कोलंबिया में कहीं नहीं पाए जाते थे। दोस्तों, इस जेल से भी पाब्लो एस्कोबार ने अपने ड्रग्स का साम्राज्य चारों तरफ फैलाया। दोस्तों, कोलंबिया के अंदर पाब्लो अपनी जेल से सारा साम्राज्य चला रहा था। सरकार बहुत परेशान थी। आए दिन पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के अंदर लोगों को मारता रहता था। इससे तंग आकर कोलंबिया की सरकार ने अमेरिकी सरकार से मदद मांगी। इसके बाद अमेरिका से एक स्पेशल फोर्स कोलंबिया आई और उसकी जेल में दाखिल हुई, लेकिन पाब्लो एक सुरंग के रास्ते बाहर निकल गया। दोस्तों, फिर आई तारीख 1 दिसंबर 1993। उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। दोस्तों, लंबे समय से पाब्लो अपने परिवार से नहीं मिला था और विरोधी गैंग लगातार उसके परिवार को मारने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उसने अपने परिवार के लिए जर्मनी जाने का प्रबंध किया, परंतु जर्मनी की सरकार ने उसके परिवार को वापस भेज दिया। दोस्तों, उस रोज पाब्लो अपने घर पर फोन करना चाहता था और अपने बेटे को जन्मदिन की बधाइयां देना चाहता था। दोस्तों, पाब्लो ने लगभग 7 बार फोन किया, लेकिन उसके परिवार ने पुलिस के डर से फोन नहीं उठाया। लेकिन फिर कोई जरूरी बात सोचकर उसके परिवार ने फोन उठा लिया। दोस्तों, यहाँ पर पाब्लो के परिवार का फोन पुलिस द्वारा टैप किया जा रहा था और इसी के साथ पाब्लो की लोकेशन का पता चल गया और पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच गई। पाब्लो ने छत के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंत हो गया। कोलंबिया के लिए वो एक ड्रग माफिया था, लेकिन उसके शहर के लिए वह रॉबिन हुड था। उसकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। दोस्तों, अब उसके घर और उसके रहने के ठिकानों को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है और वहां आज भी लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें कहीं कुछ गड़े हुए पैसे मिल जाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।